स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी उसमें ये अगला वीडियो है, मतलब उस कड़ी में। और इस श्रृंखला में हमने अनेक तथ्यों को अलग अलग स्थानों से इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। कोशिश यही है कि यह जो सीरीज़ है यह आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके। फिलहाल जो अध्याय 15 था, अध्याय 15 आपके सामने है। इसका नाम है अम्लीकरण। तो अम्लीकरण में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है अम्ल वर्षा का। अम्लीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके पीछे कौन से जो तत्व या यौगिक हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और अम्ल वर्षा कराने में वो कैसे उत्तरदायी होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो जो वर्षा अम्लीय होती है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ये तो स्वाभाविक परिभाषा है। और यह तब होती है जब वातावरण में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसके साथ सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो अभिक्रिया करते हैं। यहाँ अगर आप इसे देखेंगे तो वातावरण की नमी के साथ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये प्रतिक्रिया करते हैं या अभिक्रिया करते हैं, तब बनती है अम्ल वर्षा की स्थिति। और बृहत रूप में अगर देखें, यानी बड़े रूप में, तो अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिसमें वायुमंडल से अम्ल पृथ्वी पर जमा होता है। तो यह जो विधि है इसको अम्लीकरण भी कह सकते हैं, यानी एसिडिफिकेशन का एक रूप कह सकते हैं या एक तरीका कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, बृहत रूप में अम्ल वर्षा उन सभी तरीकों को कहा जाता है जिसमें कि वायुमंडल से जो अम्ल होता है वह पृथ्वी पर आकर जमा होने लगता है। और इसके निर्माण में मुख्य रूप से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके अलावा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का मतलब समझ रहे हैं, C6H5OH। ये जो फार्मूला होता है C6H5OH, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो यह जो कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड है, इसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड, जो अम्ल पृथ्वी पर जमा होता है उसमें कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, यानी NOx। अब यक्स की जगह पे कोई भी अंक हो सकता है। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड हो सकता है, कार्बोनिक अम्ल, जिसका सूत्र आपने देखा C6H5OH, और सल्फर के ऑक्साइड यानी SO2, यह सब हो सकते हैं, मतलब SOX के रूप में देखेंगे इसे। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति का जो स्रोत है वो आप जानते हैं, कोयला या जो पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं उनको जलाने से ये उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही ये जल में घुल जाते हैं। और जब जल में घुलते हैं, अब जल में घुलने का मतलब क्या है, जो वाष्पशील जल है, वाष्प की अवस्था में मौजूद जल है, उसमें ये घुलकर पृथ्वी पर अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं, पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में बरसते हैं। अब जो वर्षा का जल होता है, जो हम आम बारिश का पानी देखते हैं, वह थोड़ा अम्लीय होता है। देखिए, अम्ल और क्षार का निर्णय कैसे लिया जाएगा। अम्ल और क्षार का निर्णय पीएच स्केल पर उस पदार्थ की जो मात्रा है, मतलब उस पदार्थ का जो मान है, उसको नाप कर लिया जाता है। हम जानते हैं कि जो पीएच वैल्यू होती है वह अम्ल, क्षार या लवण का निर्धारण करने का एक पैमाना है। इसे हमने छोटी कक्षाओं में, मतलब जो हाई स्कूल और जूनियर कक्षाएं हैं उनमें विज्ञान में पढ़ रखा है। पीएच स्केल पर जिन यौगिकों का या जिन तत्वों का या जिन भी पदार्थों का, कुल मिलाकर तत्व तो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर होंगे यौगिक, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो यौगिक होते हैं और जो क्षार होते हैं वो भी यौगिक होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर 7 जो है यह बार्डर होता है। 7 से कम अगर पीएच मान किसी पदार्थ का होगा तो वह अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा अगर पीएच मान किसी पदार्थ का होगा तो वो क्षार होगा। अगर 7 के बराबर पीएच मान किसी पदार्थ का होगा तो वो लवण होगा। तो अम्ल, क्षार और लवण की जो परिभाषा है वो यहाँ से स्पष्ट होती है। पीएच स्केल पर उसके मान को, मतलब उसके आंकिक मान को हम देखते हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं कि पदार्थ किस प्रकार का है। 7 से अगर कुछ उसका कम मान है तो वो अम्ल है, 7 से ज़्यादा मान है तो क्षार है, और 7 के बराबर है तो लवण है। अब जो साधारण वर्षा का जल होता है उसका मान 5.6 से लेकर 6.5 होता है पीएच मान। इसका मतलब क्या है कि अम्लीय तो वो भी होता है। जो सामान्य वर्षा का पानी हम देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये, तो इस रेंज का होता है, क्योंकि जल तथा CO2 मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिलकर कमजोर अम्ल का निर्माण करते हैं। ये जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड है ये हवा के साथ मिलकर एक वीक एसिड का निर्माण करते हैं, यानी कमजोर अम्ल का निर्माण करते हैं। और इसमें अम्ल वर्षा में क्या होता है, ये तो सामान्य वर्षा की बात हो गई। अम्ल वर्षा में पीएच का मान 5.6 से भी कम हो जाता है। देखिए, अम्ल कितना तीव्र है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका पीएच मान कितना कम है। जितना कम पीएच मान होगा उतना ही तगड़ा अम्ल होगा, मतलब उतनी ही उसकी ज़्यादा सांद्रता होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी। जितना ज़्यादा सांद्र और अच्छा अम्ल होगा, तीव्र होगा, उसका जो प्रभाव है वो एकदम तीक्ष्ण होगा, उतना ही उसका पीएच मान कम होता जाएगा।
तो 5.6 से भी कम जो पीएच मान वाली वर्षा होती है उसको कहते हैं अम्ल वर्षा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये अम्ल वर्षा का जो रूप है उसको बताया गया है। इसकी जो अवस्थिति होती है उसमें क्या होता है, 5.6 से भी जो पीएच मान है वो कम हो जाता है। और ऐसी जो वर्षा होती है मतलब इसमें एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसी वर्षा इमारतों और मछलियों इसके अलावा मिट्टी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। जो इमारतें होती हैं उनका नुकसान करती है, इसके अलावा मछलियों के लिए हानिकारक होती है, और मिट्टी के अंदर जो जीवाणु समुदाय रहते हैं मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको भी ये नष्ट कर देती है। अम्ल वर्षा इसलिए घातक होती है। अब जैसे इसका एक रूप ले लीजिए, पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में अम्ल वर्षा ने काफ़ी भयानक रूप दिखाया है। हालांकि ये हर जगह थोड़ी बहुत दिखाई देती है, लेकिन इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा भयानक रूप में दिखी है। और यहाँ पर देख लीजिए, इसे झील कातिल के रूप में भी कहा जाता है, मतलब यह झील की हत्यारी होती है, क्योंकि जो अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र की अलग अलग झीलें हैं और वहाँ के तालाब हैं, उनके लिए ये विनाशकारी सिद्ध हो रही है, उनके जीवन के लिए घातक हो रही है। और अम्ल वर्षा का जो बुरा प्रभाव होता है वो मानवीय स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य जो है वो इससे अछूते रह जाते हैं। यूएसए माने संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर हैमिल्टन के अनुसार विश्व के जीवाश्मीय ईंधन के दहन से निकलने वाली जो अम्लीय सल्फेट है उसके वजह से 1900 से लेकर 7500 व्यक्ति प्रतिवर्ष मृत हो जाते हैं। मतलब यह जो अम्ल है यह करीब 1900 से लेकर 7500 तक व्यक्तियों को मारने में, या सीधा सीधा मोटा मोटा आप मान लीजिए 8000 व्यक्तियों को मारने के लिए प्रतिवर्ष उत्तरदायी होता है। और अम्ल वर्षा के कारण जो प्राचीन भवन है उनमें संक्षारण की क्षति होती है, उनका क्षरण होने लगता है। जैसे कि भारत में अगर देखें तो लाल किला है, इसके अलावा मोती मस्जिद है, ताजमहल है, इनको अम्ल वृष्टि से लगातार क्षति हो रही है। तो यहाँ पर अम्ल वृष्टि जो है ये हानिकारक है, यह तो हमने जान लिया। आइए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ ये देखना आवश्यक है कि अम्ल वर्षा कराने वाले जो यौगिक हैं उनके स्रोत क्या हैं। अम्ल वर्षा यौगिकों के द्वारा होती है, और यौगिक कैसे होते हैं, अम्लीय यौगिक होते हैं। अब इनको बनाने वाले जो पदार्थ हैं जैसे कि सल्फर, तो सल्फर का प्राकृतिक स्रोत क्या है और मानव जनित स्रोत क्या है इसको हम देखेंगे। तो देखिए, समुद्र और महासागर, प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें तो समुद्र और महासागर और ज्वालामुखी विस्फोट, इन दोनों से प्राकृतिक तरीकों से सल्फर का पृथ्वी में मतलब वायुमंडल में उत्सर्जन होता है या भूपर्पटी पर आगमन होता है। इसके अलावा मिट्टी में जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उससे भी सल्फर का उत्सर्जन होता है, सल्फर बाहर आता है। और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से भी सल्फर का उत्पादन होता है। तो सल्फर एक तत्व है, ये बात आप जानते हैं। सल्फर यानी यस, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16 होता है। तो सल्फर के लिए बात कही जा रही है क्योंकि ये अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी यौगिकों को बनाता है, उसका निर्माण करता है। प्राकृतिक स्रोत जो इसके हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, समुद्र और महासागर, और सबसे बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी उद्गार से बहुत भारी मात्रा में सल्फर के यौगिकों का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से और मिट्टी की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उससे भी यह पैदा होता है। इसके बाद जो मानव निर्मित स्रोत हैं उनकी बात करें तो कोयले के जलने से, कोयला अगर हम जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड लगभग 60% वहाँ से निकलती है। और पेट्रोलियम उत्पाद अगर हम जलाते हैं, उसका दहन करते हैं, दोनों ही जीवाश्म है। जो कोयले होते हैं वो क्या होते हैं, लकड़ी के जीवाश्म होते हैं, वृक्षों के। बड़े बड़े वृक्ष धरती के नीचे दब गए कार्बोनिफेरस काल में, और बाद में उसी से कोयले का निर्माण हुआ। ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो वही बात है, कोयले का जलना यानी SO2 का जो मतलब SO2 का मतलब क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका 60% मात्रा में उत्पादन। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनको दहन करने से, उनको जलाने से जो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 का मतलब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 जो है ये नीचे रहेगा, इसको याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये प्रिंट करने में ऐसा बन गया है, 2 नीचे इस प्रकार से रहेगा, ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। तो SO2 का 30% यहाँ पर उत्सर्जित होता है। और शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए जो प्रगलन की विधि अपनाई जाती है, प्रगलन क्या है, ये धातु कर्म की विधि है। मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है उसमें अयस्कों से धातुओं का सांद्रण किया जाता है, और उसी में एक विधि होती है प्रगलन। और इस विधि में धातु सल्फाइड के अयस्कों का मतलब धातु सल्फाइड अयस्कों का प्रगलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सल्फाइड का यहाँ इस्तेमाल होता है और यहाँ से निकलता है सल्फर। तो धातुओं को शुद्ध करने में यानी धातु कर्म की जो विधि होती है उसमें भी सल्फर का बड़े पैमाने पर मानव जनित उपयोग होता है और उत्पादन होता है। रासायनिक उर्वरक उद्योग जो होते हैं,
जो उर्वरक उद्योग है वहाँ पर, और उर्वरक कैसा, रासायनिक। तो इस प्रकार के जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है और यहाँ से भी सल्फर उत्सर्जित होता है। तो ये मनुष्यों के द्वारा निर्मित स्रोत है जिससे कि सल्फर का उत्पादन होता है, और यह सल्फर अम्ल वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होता है। यह यौगिकों का निर्माण करता है और वही यौगिक बाद में अम्लीकरण उत्पन्न करते हैं और अम्ल वर्षा होती है। ये हमने देखा, दोनों स्रोतों को देख लिया, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब आगे चलें और नाइट्रोजन को देखें। इससे पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है, और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए, वहाँ पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो उसके लिए 2 विकल्प आपके पास हैं। एक तो टेलीग्राम का चैनल ही है, उस पर वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से एक चैनल चलता है, उसको आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। और यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं, ये दूसरा माध्यम है, जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। वीडियोज़ को देखिए, सुनिए और उससे नोट्स बनाइए, बार बार आप रिवीजन करिए, इससे आपका आधा कॉन्सेप्ट तो यहीं क्लियर हो जाएगा। और जो नोट्स आप बनाएंगे वो किसी भी पीडीएफ से कई गुना बेहतर होंगे और आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। अम्ल वर्षा कराने के लिए दूसरे नंबर पर जो उत्तरदायी तत्व है वो है नाइट्रोजन, जिसके बारे में आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके जो दोनों स्रोत हैं, मतलब प्राकृतिक भी और मानव जनित, उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्राकृतिक स्रोत में जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो, मतलब ज्वालामुखी उद्गार से भी नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जो जैविक गतिविधियां होती हैं, जीवों की क्रियाकलाप, जीवों की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उससे भी नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। ये दोनों ही स्रोत हैं और दोनों प्राकृतिक स्रोत हैं। जो मानव जनित स्रोत हैं उनकी बात करें तो दावानल। अब दावानल क्या होता है बताइए, ये क्या चीज़ है? और बाकी देख लीजिए, तेल, कोयला और गैस का दहन। तो तेल और कोयले को जलाना या गैस को जलाना, इससे नाइट्रोजन उत्सर्जित होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दावानल क्या है? तो दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। तो जो जंगल की आग होती है वह यहाँ पर उत्तरदायी होती है नाइट्रोजन के उत्सर्जन के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं, तो मानव जनित स्रोतों में ये आती है। हालांकि जो जंगल की आग होती है वो प्राकृतिक वजह से भी लगती है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मानव की वजह से ही लगती है, लेकिन मानव उसके पीछे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। मतलब अधिकांशतः जो बड़े क्वालिटी की आग होती है, जिसको कि बड़वा नल या दावा नल कहा जाता है, वह मनुष्य के ही क्रियाकलापों से मतलब उत्पन्न होती है। उसको एक तरह से माना जा सकता है कि मनुष्य ही लगाता है। वैसे सामान्य जो प्राकृतिक इसके तरीके हैं, उसमें वृक्षों की टहनियाँ आपस में रगड़ती हैं और उससे रगड़ के परिणाम स्वरूप चिंगारी उत्पन्न होती है। आप जानते हैं कि घिसने से चिंगारी पैदा होती है। आग का आविष्कार ऐसे ही हुआ था। और जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो सूखी पत्तियों के संपर्क में आती है और नीचे आग पकड़ती है, फिर जो वृक्ष हैं वो भी जलने लगते हैं। इस प्रकार से आग लगती है। लेकिन वो आग सीमित होती है और जो मनुष्य के क्रियाकलाप से आग लगती है वो बहुत तेज़ी से भड़क जाती है और बहुत दूर दूर तक फैलती है। तो ये ज़्यादा हानिकारक होती है। और अभी हाल ही में बहुत सारे जो जंगली क्षेत्र थे उनमें आग की घटना देखी गई, जैसे खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में और अमेजन के जंगलों में। ये दोनों ही सघन जंगली क्षेत्र थे। विशेष रूप से जो अमेजन का जंगल था, ये तो दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये जंगलों की आग जो है ये चिंता का विषय होती है। हालांकि सीमित मात्रा में जंगल की आग भी जो है वो मिट्टी को नया जीवन देती है और जो विनाशकारी खरपतवार है उसको नष्ट करने का काम करती है, लेकिन एक सीमा तक। जब ये अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो ये विनाशकारी हो जाती है। अब इसके बाद आप फार्मिक एसिड को देखिए। ये तो हमने नाइट्रोजन को देखा। फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी ने कभी आपको काटा है? लाल वाली जो चींटी होती है उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा जो नेटल होता है, यानी जो बर्रे होता है, पीले रंग का कीड़ा होता है, मधुमक्खी की तरह उसके पास भी पंख होते हैं और वो भी छत्ता बनाता है, छोटा छत्ता उसका होता है, बिल्कुल पीला होता है। तो उसके भी डंक में या मधुमक्खी के भी डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और यह जो फार्मिक अम्ल होता है यही जलन उत्पन्न करता है। जब कोई इस प्रकार का कीट डंक मारता है तो उसके डंक से फार्मिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। खासतौर पे लाल चींटी की बात अगर करें तो फार्मिक अम्ल निकलता है और वो हमारी त्वचा में प्रवेश कर जाता है और त्वचा में सूजन उत्पन्न कर देता है, खुजली होती है, जलन होती है, दर्द होता है उससे।
तो यह एक प्रकार का एसिड होता है और इसीलिए लाल चींटी को फार्मिका कहा जाता है। फिलहाल जंगल की आग के कारण, मतलब जो अभी हमने देखा बड़वाग्नि के बारे में या दावानल के बारे में, उसके कारण या बायोमास के जलने से, जो जैव उत्पाद हैं उनके जलने से वायुमंडल में फार्मिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है उसको देख लीजिए, ये है HCOOH। अच्छा खासा सूत्र है। इसमें कौन कौन से तत्व आपको दिख रहे हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों के संयोग से और समायोजन से ये बना है फार्मिक एसिड। यह एक प्रकार का अम्ल है। और इसके अलावा मतलब ये बायोमास के जलने से उत्पन्न होता है। जंगल की आग में जो जैव उत्पाद हैं वो जलते हैं और उससे इसका उत्सर्जन होता है। इसके अलावा फार्मेल्डिहाइड भी निकलता है। तो फार्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है HCHO। ये है आपका फार्मेल्डिहाइड और ये है आपका फार्मिक एसिड। ये दोनों ही बायोमास के जलने से उत्पन्न होते हैं, ये हमने देखा। अब इसके बाद फार्मेल्डिहाइड के एक बड़े अंश का प्रकाश ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया में ये अपघटित हो जाता है, जिससे ये वातावरण में फार्मिक एसिड बनाता है। मतलब यह वातावरण में फार्मिक एसिड का निर्माण करता है। जमीन से इसका जो अपघटन है, इसका जो विलयन है, वो वायु में होता है और इस प्रकार से फार्मिक एसिड बनता है। अब ये जो 3 मुख्य यौगिक हैं जो वायुमंडल में वर्षा के क्षेत्र में अम्लीयता का कारण बनते हैं, अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं, इनकी बात की गई। इसके बाद अन्य अम्लों की अगर हम बात करें, अन्य अम्लों में कौन कौन से ऐसे अम्ल हैं या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी हैं, तो इनको आप देख लीजिए। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन एक तत्व है। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको कि यहाँ पर स्मोकस टैक्स कहा जाता है या स्मोकस टैक्स कहा जाता है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl जो सूत्र होता है वो होता है। इसी प्रकार से फास्फोरिक एसिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से इसका उत्सर्जन होता है। वाहनों में जो जीवाश्म ईंधन होता है उसका दहन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस प्रकार से यह सभी अम्ल वर्षा में कहीं न कहीं योगदान देते हैं। अब वायु प्रदूषण जो होता है, देखिए अम्ल वर्षा ये विषय किस चीज़ का है? वायु प्रदूषण का है। इससे पहले हमने प्रदूषण के बारे में पढ़ रखा है। तो जब भी हम वायु प्रदूषण की चर्चा करते हैं तो अम्ल वर्षा का जिक्र वहाँ पर आता है। और वायु प्रदूषण का जो सूचक है वो लाइकेन नाम के जो जीव होते हैं वो सबसे अच्छे जैव संकेतक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। मतलब जो लाइकेन होते हैं वो सबसे अच्छे जैव संकेतक के रूप में वायु प्रदूषण को दर्शा पाते हैं। लाइकेन कोई एक जीव नहीं होता, ये 2 जीवों का मिक्सचर होता है। कौन कौन से 2 जीव होते हैं बताइए? और इसके बाद सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम और हाइड्रोजन के आयनों से युक्त अम्ल वर्षा गीली जमावट के रूप में गिरती है। यहाँ पर अम्ल वर्षा की भी वैरायटी होती है। उस पर निर्भर ये करता है कि वो किन चीज़ों से बनी है, मतलब उसमें जो मूल पदार्थ हैं वो कौन कौन से। तो सल्फेट, नाइट्रेट और अमोनियम, इसके अलावा हाइड्रोजन के आयनों से युक्त जो अम्लों की वर्षा होती है, मतलब इनसे युक्त जो अम्ल बनते हैं और उनकी जो वर्षा होती है वह गीली जमावट के रूप में गिरती है। मतलब यह लगता है कि कोई ठोस पदार्थ बिल्कुल गीला होकर नीचे गिर रहा है। इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती हैं, ये हमने देखा। और अम्ल वर्षा के जो घातक असर हैं उनको तो हम जानते ही हैं। मिट्टी को ये नुकसान पहुंचाते हैं, सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो धरोहरें हैं, इमारतें हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, मनुष्य के लिए भी घातक होते हैं और वनस्पतियों के लिए तो होते ही हैं। तो देखिए मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों और पोषक तत्वों जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम के बीच विनिमय और पोषक तत्वों के निच्छालन का कारण बनता है। मतलब जो मिट्टी के पोषक तत्व है वो नष्ट होने लगते हैं और इससे मिट्टी बंजर हो जाती है, बांझ हो जाती है। उसका जो उत्पादन है, उर्वरा शक्ति है, वो नष्ट होने लगती है। और अन्य पोषक तत्वों में कमी के कारण मिट्टी में अमोनिया की वृद्धि से अपघटन की दर कम हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी पर अम्ल वर्षा का प्रभाव भारत में कम है, क्योंकि भारत में यह घटना कम होती है। और एक चीज़ और है कि भारत की जो मिट्टी है वह ज़्यादातर क्षारीय प्रकृति की है। तो क्षारीय पदार्थ को अम्ल बनाने में या अम्लीय करने में ज़्यादा समय लगेगा। उसका पीएच मान कम करने में एक लंबी समय अवधि लगेगी और इतने कम अम्ल से काम नहीं चलेगा। तो इस वजह से यहाँ की मिट्टी थोड़ी प्रभावित कम होती है और अम्ल वर्षा की जो तादाद है वो यहाँ इतनी है भी नहीं जितनी कि अन्य देशों में दिखाई देती है। खासतौर पे यूरोप और अमेरिका का जो क्षेत्र है वहाँ अम्ल वर्षा ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। यहाँ भी होती है लेकिन यहाँ की मिट्टी को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाती और उसके पीछे कारण यही है, इसकी प्रकृति का क्षारीय होना। अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर जब विपरीत चीज़ें हैं तो आपस में मिलने में समय लगेगा। इसके बाद सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव की बात अगर करें तो पीएच का एक विशेष वातावरण में
पीएच एक विशेष वातावरण में किसी भी सूक्ष्म जीव प्रजातियों के प्रसार को निर्धारित करता है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं मतलब छोटे छोटे जीव जिन्हें कि हम सामान्य आंख से नहीं देख पाते, उनकी मात्रा को निर्धारित करने का काम यह जो पीएच है, पीएच मान है, वो करता है। और जिस दर पर यह उत्पादन कर सकते हैं मतलब उनके उत्पादन की दर को निर्धारित करने का काम ये करता है। कौन? पीएच मान। और पीएच मान किस चीज का प्रतीक है? तो यह किसी पदार्थ को अम्ल या क्षार के रूप में वर्गीकृत करने का काम करता है। अब जो अधिकांश बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं उनका इष्टतम पीएच तटस्थता के पास होता है, और ज़्यादातर जो कवक होते हैं वह एक अम्लीय वातावरण पसंद करते हैं, मतलब उनका जो पसंद होता है वो अम्लीय वातावरण का होता है। जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं वह न्यूट्रल रहना चाहते हैं, मतलब उदासीनता वाले पीएच मान के आसपास रहना चाहते हैं, इसमें तटस्थता होती है। लेकिन जो कवक होते हैं वह अम्लीय पीएच मान की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इन्हें अम्लीय मिट्टी या अम्लीय वातावरण पसंद होता है। जो नील हरित शैवाल होते हैं या नीले हरे रंग के बैक्टीरिया होते हैं वह एक क्षारीय वातावरण को पसंद करते हैं, उन्हें पीएच मान क्षारीय प्रकृति का चाहिए होता है। और अम्लीय वर्षा के लंबे समय के बाद मिट्टी और पानी में सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां बैक्टीरिया से कवक में स्थानांतरित हो जाती हैं। ऐसा अनुकूलन के आधार पर होता है, उस जल में रहने के लिए जो प्रजाति अनुकूलित होगी वही वहां पर रह पाएगी। तो यहाँ पर बैक्टीरिया से कवक में स्थानांतरण ये होने लगता है और ये अनुकूलन की प्रक्रिया है, और इसके पीछे जो मूल कारण है वो है अम्ल वर्षा। इसके बाद सूक्ष्म वनस्पति में असंतुलन का भी ये कारण बनती है। कौन? तो अम्ल वर्षा की बात हो रही है। इसके अलावा मृदा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में देरी का कारण ये बनता है, और जब कार्बनिक पदार्थों का अपघटन देर से होगा मतलब इसके अपघटन में समय लगेगा, तो जो जलीय जीवन है और जंगल है वहां पर कवक रोगों में वृद्धि होगी, कवकों का प्रकोप बढ़ेगा और उससे तरह तरह के रोग फैलेंगे। तो इनका वातावरण में से हट जाना ही बेहतर होता है, और इसीलिए पर्यावरण को साफ करने के लिए अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन इस अम्ल वर्षा से उनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और इस वजह से जो अपघटन होता है वो धीमी गति से होने लगता है, बहुत धीमी रफ्तार से होता है, और वहां पर कवकों का आक्रमण होने लगता है जो कि घातक है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा जो है ये मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ये बात हम जानते हैं। कैसे प्रभावित करती है तो आइए देख लें। इसकी गंध जो है वो काफी तीक्ष्ण होती है, बुरी होती है, ये हमने देखा। दृश्यता कम हो जाती है, त्वचा पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, आंखों और सांस की नली में जलन उत्पन्न होती है, मतलब आंखों में जलन उत्पन्न होती है, और इसके अलावा जो श्वसन नलिका है उसमें जलन उत्पन्न होती है। और इसके अलावा कुछ अगर रोग के बारे में हम बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी, और इसके अलावा जो फेफड़े की वात स्फीति की बीमारी होती है, कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे फैलती हैं। यह सब बीमारियां हैं जो कि दीर्घकालिक असर है, और तत्कालिक असर में अगर हम देखें तो गंध इसकी अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा जो दृश्यता है वो घटने लगती है, देखने की क्षमता कम हो जाती है, त्वचा पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और आंखों और सांस की नली में जलन होती है। ये तत्कालिक प्रभाव है। और दीर्घकालिक प्रभाव में सांस के जो रोग हैं, फेफड़े संबंधी और श्वसन संबंधी वो रोग होते हैं, जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा फुफ्फुस के जो रोग, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, तो फेफड़े के जो रोग होते हैं वो इससे होते हैं, और दीर्घकालिक और ज़्यादा असर देखें तो कैंसर इससे हो सकता है। तो यह चीज़ें हैं जो कि इसके लिए दुष्प्रभाव के रूप में देखी जाती हैं। जो सामग्रियां होती हैं यह तो मनुष्य पर हो गया। सामग्रियों पर अम्ल वर्षा का क्या दुष्प्रभाव होता है? तो धातु, पत्थर, पेंट, कागज, सूक्ष्म सामग्री, चमड़ा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा और कुछ अन्य गैसीय ऑक्साइड द्वारा क्षतिग्रस्त होते हैं। ये जो पदार्थ हैं इन पर बुरा असर पड़ता है। धातु के जो पदार्थ होते हैं मतलब धातु से बनी हुई चीजों पर इस अम्ल वर्षा का घातक असर पड़ता है। इसके अलावा पेंट, कागज, सूक्ष्म सामग्री, चमड़ा ये सब इससे खराब होते हैं। और जो रबर है ये ओजोन गैस से, इसके अलावा कपड़ा जो है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से इस प्रकार से प्रभावित होता है। और चीनी मिट्टी और ग्लास जो है ये फ्लोराइड युक्त जो अम्लीय गैस होती है उसके द्वारा दुष्प्रभाव से ग्रस्त हो जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग प्रकार के जो यौगिक हैं या जो पदार्थ हैं जो कि अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी हैं उनका गलत असर पड़ता है, और यह सब विनाशकारी है। कहीं न कहीं ये नुकसानदेह है हर मामले में, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर जो हमारा कृत्रिम वातावरण है उसमें भी। अब प्रदूषण पर या प्रदूषक जो होते हैं, प्रदूषण तो बाद की बात है, जो प्रदूषक होते हैं उन पर अम्ल वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषकों में सबसे पहले हम देखते हैं पारा को, यानी मरकरी। तो मिथाइल पारा और संबंधित जो लघु श्रृंखला एल्काइन पारित यौगिक हैं वह मनुष्यों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पारे के जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वह इंसान के लिए घातक होते हैं, मनुष्य के लिए अच्छे नहीं होते। और जब यह पारे के जो यौगिक होते हैं
शुद्ध पारा नहीं, जो पारे के यौगिक होते हैं, जब वो जलीय पारितंत्र में घुल जाते हैं तो वह मछलियों के शरीर में संचित होने लगते हैं। और इन मछलियों का जब सेवन मनुष्य करता है जो पारे के संक्रमण से ग्रस्त होती हैं, तो वहाँ पर मिनामाटा जैसी जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। इसे हमने पीछे देखा है। तो यह पारे का घातक असर है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि जो पारे जैसे प्रदूषक हैं, इन पर अम्ल वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हालांकि अम्ल का जो जमाव होता है, अम्लीय जमाव, वह मिथाइल पारे के उत्पादन में वृद्धि नहीं करता। जो मिथाइल पारा होता है उसके उत्पादन को बढ़ाता नहीं है, लेकिन मिथाइल पारा के विभाजन को पानी में बढ़ा देता है। मतलब इसके विभाजन को ये पानी में बढ़ा देता है और पानी में इसकी मात्रा और इसका जो सांद्रण है वो बढ़ने लगता है। तो इससे जो मछलियों में इनकी तादाद है वो बढ़ने लगती है, और उसका ज़्यादा मात्रा में अगर इंसान सेवन करे तो उसके शरीर में बड़े पैमाने पर पारे की तादाद देखी जाती है। अब मछलियों में पारे के स्तर को कम करने में चूने के उपयोग से मदद मिलती है। चूने का छिड़काव करने से मछलियों के शरीर में जो पारा है वो अपने स्तर से कम हो जाएगा, मतलब उसके स्तर में कमी आएगी। लेकिन चूने का भी उपयोग एक सीमा तक ही कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करने पर वह भी घातक होगा। तो यह चीज़ें हैं पारे के बारे में हमने देखा, जो कि एक प्रदूषक है। इसके बाद एल्यूमिनियम को देख लीजिए। तो अम्लीय जल विभाजन से एल्यूमिनियम की पर्याप्त मात्रा को खींचने के लिए जाना जाता है। मतलब अम्लीय जल जो होता है वह जल विभाजन की विधि द्वारा एल्यूमिनियम की पर्याप्त मात्रा को खींचने के लिए जाना जाता है। यह अवशोषण कर लेता है एल्यूमिनियम का, और यहाँ तक कि अपेक्षाकृत कम स्तरों तक या कम स्तरों पर एल्यूमिनियम को डायलिसिस, डिमेंशिया, यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए डायलिसिस का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये ठीक नहीं है। डायलिसिस तो एक प्रणाली है, अपोहन की प्रणाली। हमारा शरीर इसे प्राकृतिक रूप से भी करता है, और जब वृक्क जो है काम करना बंद कर देते हैं तो ये प्रणाली चिकित्सकों के द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। तो फिलहाल ये इसमें शामिल नहीं है। डिमेंशिया एक रोग होता है, तो ये डिमेंशिया एल्यूमिनियम का दुष्प्रभाव होता है। एल्यूमिनियम के दुष्प्रभाव से यह जन्म लेता है। इसके अलावा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एल्यूमिनियम से प्रभावित होता है। तो एल्यूमिनियम हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी ये विकार उत्पन्न करता है, और अस्वस्थ गुर्दे वाले व्यक्तियों के लिए विषाक्त हो सकता है। तो देखिए, जिनके गुर्दे ठीक ठाक अवस्था में नहीं होंगे, मतलब जो किडनियाँ होती हैं वह ठीक स्वस्थ नहीं होंगी, सही से काम नहीं कर रही होंगी, तो उनके लिए प्रणाली होती है डायलिसिस की। तो यह डायलिसिस वाली जो विधि है यहाँ पर शायद इसीलिए यहाँ अलग से लिख दी गई, लेकिन इसमें इसका कोई उपयोग नहीं है। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए मोटे तौर पर कि एल्यूमिनियम जो है वो हमारे शरीर में विषाक्तता ले आता है। इसका जो प्रतिशत है, अगर वो शरीर में बढ़ जाए तो यह पूरे शरीर को विषाक्त कर सकता है, और विशेष रूप से ये जो तंत्रिका तंत्र है उस पर असर डालता है। और ये घातक बात है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से ही पूरा शरीर नियंत्रित होता है। इसके बाद आप कैडमियम को देख लीजिए। फिलहाल यहाँ अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ जो अम्लीय जल होता है यह एल्यूमिनियम के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम का जिक्र किया गया है। वैसे तो एल्यूमिनियम प्रदूषक के तौर पर देखा जा सकता है। फिर आपने कैडमियम को देखा, तो कैडमियम का जो यहाँ पर बात कहा गया है, इसमें यह जल में घुला हुआ होता है और जल को प्रदूषित करता है। और उस जल का सेवन जब मनुष्य करता है, कैडमियम की बात हो रही है, उस जल का सेवन जब मनुष्य करता है तो यह मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और नुकसान पहुंचाता है। प्रवेश कैसे करता है, मतलब ये पानी में कैसे प्रवेश करता है। तो पानी में ये जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन के द्वारा जो सप्लाई का पानी आता है, उन पाइपलाइनों में जहाँ जोड़ लगाना होता है, मतलब ज्वाइंट बनाना होता है, वहाँ पर तांबा और जस्ते का जोड़ बनाया जाता है, टाँका लगाया जाता है, और उसमें कैडमियम भी उपस्थित होता है। और धीरे धीरे जल वहाँ से जब गुजरता है तो इसका निच्छालन होता है, ये अपर्दित होकर जल के साथ घुलता जाता है, और इस प्रकार से ये पानी में पहुँच जाता है। एक ये विधि है, और भी कई विधियाँ हैं, सिर्फ यही नहीं है। और इसमें जो पानी के पीएच में कमी है, पानी का पीएच मान अगर कम हो जाता है तो इससे कैडमियम में 5 गुना वृद्धि हो जाती है। मतलब जो पानी का पीएच मान है अगर वो कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पानी की प्रकृति अम्लीय हो रही है, तो इससे कैडमियम के उत्सर्जन में वृद्धि हो जाएगी। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। तो मतलब ये है कि अम्ल यहाँ पर कैडमियम को बढ़ावा देने का काम करते हैं, और गुर्दे की यहाँ पर क्षति होती है, मतलब किडनियों को नुकसान पहुँचता है, और कैडमियम पूरे शरीर में ही हर अंग को नुकसान पहुँचाता है, हर महत्वपूर्ण अंग पर घातक असर डालता है, और ज़्यादा सेवन से कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद सीसा के बारे में आप जानते ही हैं। यह भ्रूण और शिशु जो होते हैं, मतलब छोटे शिशु या फिर जो अविकसित भ्रूण होते हैं, अजन्मे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर तो एकदम से घातक असर डालता है, और जो बाहर के मनुष्य हैं, मतलब वयस्क मनुष्य हैं या जो वृद्ध लोग हैं, उनके तंत्रिका तंत्र को खराब कर देता है। यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। सीसे से पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, यादाश्त कमजोर हो जाती है। सीसे के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। सीसा मतलब क्या, लेड की बात हो रही है, यहाँ पर पीबी की बात हो रही है।
और यह जो सीसा है यह काफ़ी स्थिर होता है, इसका जो नाभिक होता है वो काफ़ी स्थायी होता है। तो जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वह अंततः सीसे के नाभिक में बदल जाते हैं, यानी लेड के नाभिक में इनका परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अपने नाभिक से तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें कि आप अल्फा बीटा गामा किरणें कहते हैं। तो तरंगों का ये उत्सर्जन करते हैं तो अपने द्रव्यमान को लगातार खत्म कर रहे हैं। द्रव्यमान क्षति के बारे में आपने सुना होगा। और जब द्रव्यमान इनका कम होता जाता है तो अंत में इनका नाभिक सिकुड़ता जाता है और लेड के नाभिक पर आकर स्थिर हो जाता है। तो सबसे स्थायी नाभिक जो है वो लेड का नाभिक माना जाता है। फिलहाल यहाँ पर शीशे के प्रदूषण की बात हो रही है। तो यह जो शीशे का प्रदूषण है यह मनुष्य को ज़्यादा असर डालता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से और पाचन तंत्र को भी खराब करता है। तो यह जो शीशा है यह भी अम्ल वर्षा की वजह से उत्तेजित हो जाता है, मतलब इसका भी जो उत्सर्जन है वह अम्ल वर्षा की वजह से यहाँ पर असंतुलित हो जाता है। इसके बाद महासागर में जो अम्लीकरण की क्रिया है उसको आप देख लीजिए। जैसे जैसे महासागर में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, वायुमंडल में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह महासागर तक पहुंचती है। अब आप सोचिए कैसे पहुंचती है, पीछे आपने देखा है। तो महासागर में जब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ता है तो समुद्र में हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता बढ़ने लगती है। हाइड्रोजन के जो आयन है उनकी सांद्रता वहां पर बढ़ने लगती है और जो कार्बोनेट के आयन है उनकी सांद्रता कम होने लगती है। हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता बढ़ने लगती है और आयन मतलब क्या, जो चार्ज वाले कण होते हैं जिनके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज होता है, मतलब धनावेश या ऋणावेश होता है, उनकी बात हो रही है। अब महासागरों का पीएच मान कम होने लगता है। ऐसा जब होगा कि हाइड्रोजन के आयनों की सांद्रता बढ़ेगी और कार्बोनेट आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी तो ऐसे में महासागरों का पीएच मान कम होने लगेगा और महासागर कम क्षारीय हो जाएंगे। पीएच मान कम होने का मतलब क्या है कि अब वो अम्लीयता की ओर प्रवेश कर रहे हैं। उनकी जो प्रकृति है वो अम्लीय हो रही है, उनकी जो क्षारीयता है वो घटती जा रही है और इस प्रक्रिया में महासागर में अम्लीकरण होने लगता है, मतलब इसी को कहते हैं एसिडिफिकेशन। और सागर में वर्तमान में 8.0 के आसपास पीएच है जो कि क्षारीय है, इसीलिए महासागर का जो पानी होता है उसको क्षारीय प्रकृति का कहा जाता है। लेकिन यह कुछ स्थानों पर, हर स्थान पर तो नहीं, लेकिन कुछ स्थानों पर इसका जो पीएच मान है वो काफ़ी कम हो गया है और यह घातक है। जो समुद्री जीव हैं उनके लिए भी घातक है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके बारे में जरा यहाँ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कार्बोनेट आयन की सांद्रता कम होने लगती है, यह हमने देखा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, कैल्साइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जो कैल्साइट होता है यह प्लैंक्टोनिक शैवाल, कुछ प्रवालों और इकेनोडर्म, इसके अलावा जो मोलस्का होते हैं जैसे कि सीप की बात की जाए, घोंघे, तो इनमें पाया जाने वाला, खनिज के रूप में पाया जाने वाला एक कम घुलनशील पदार्थ है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का एक घुलनशील रूप भी होता है जो कि ज़्यादा घुलनशील होता है, जिसे कि आरागिनाइट कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप जो है वो महासागर में हमें दिखाई देते हैं। कुछ जो है वो कम घुलनशील होते हैं और कुछ जो है वो ज़्यादा घुलनशील होते हैं। अब जो ज़्यादा घुलनशील रूप है यानी आरागिनाइट की बात की जा रही है, तो यह अधिकांश प्रवाल, अधिकांश मोलस्का मतलब छोटे छोटे जो प्लैंक्टोनिक घोंघे होते हैं, स्नेल की बात हो रही है उसमें, और साथ ही कुछ इस प्रकार की प्रजातियों में पाया जाता है। तो अलग अलग जीवों के माध्यम से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो महासागर के जल में उत्सर्जित होता है और यहाँ से निकल के आते हैं कार्बोनेट आयन। अब समुद्र में अगर अम्लीकरण बढ़ेगा, समुद्र में अगर एसिडिफिकेशन की घटना बढ़ेगी तो इसका असर क्या होगा। तो समुद्री जल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। अब जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड के अलावा बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन, इनका उत्पादन करने में यह उत्तरदायी होता है। यह जो कार्बोनेट आयन है यह कैल्सीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। जो कार्बोनेट आयनों के बारे में हमने देखा, यह कैल्सीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जो कि कुछ समुद्री जीवों को अपने कैल्शियम कार्बोनेट के खोल और कंकाल बनाने में मदद करता है। यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है, या ये कह लीजिए कि कार्बोनेट आयन है, इससे होती है कैल्सीकरण की प्रक्रिया और कैल्सीकरण की प्रक्रिया से ही जो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल है वो तैयार होता है, यानी जो चूना पत्थर होता है उसका खोल तैयार होता है और इसी खोल का उपयोग करते हैं कुछ समुद्री जीव। इससे वह अपने खोल का यानी अपने आवास का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका शरीर काफ़ी नर्म होता है और बाहरी खतरों से बचने के लिए ये अपने चारों ओर चूना पत्थर का एक कठोर खोल बना लेते हैं, जैसे कि आपने सीप या घोंघे को देखा होगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब समुद्र में अम्लीकरण बढ़ने लगता है तो इनकी जो मात्रा है, मतलब यह जो कैल्सीकरण की प्रक्रिया है, यह बाधित होने लगती है और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से पीएच के स्तर में कमी आती है।
वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ने लगता है तो इससे जो पीएच मान है वो कम होने लगता है। और पीएच मान के कम होने का मतलब क्या है? अम्लीय प्रकृति की ओर जो ढलान है वो होने लगती है, मतलब उधर ही प्रस्थान सब लोग करने लगते हैं। हमारा जो पर्यावरण है वो अम्लीय होने लगता है। और कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयनों की जो सांद्रता है उसमें वृद्धि होती है, जिससे कार्बोनेट आयनों की सांद्रता में कमी होती है। कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट ये जो दोनों आयन है ये बढ़ने लगते हैं, और इससे क्या होता है, जो कार्बोनेट आयन है उनकी सांद्रता कम होने लगती है। और इस प्रकार से कार्बोनेट आयन कम मात्रा में उपलब्ध होता है और कैल्सीकरण जो है वो कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो जीव हैं उनके विनाश का खतरा सामने आ जाता है। जो मोलस्का वर्ग के जीव हैं उनका भी, और इस प्रकार के जो खोल बनाकर रहने वाले प्राणी हैं उनका विनाश यहाँ पर होना तय हो जाता है। ये हमने देखा। और यह समुद्र के अम्लीकरण का प्रभाव है। ये तो एक सीधा प्रभाव है। इसके अलावा जितने भी जलीय जीव हैं या जो जलीय वनस्पतियां हैं उन पर इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असर पड़ता ही है, और वह असर कभी भी अच्छा नहीं होता। समुद्र के जल में अम्लीयता का बढ़ना ये घातक परिणाम वाला हो सकता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी समुद्री जीव हो, सभी के लिए। इसके बाद अब हम अध्याय 16 को देखेंगे, जिसका नाम है ओजोन छिद्र। हमारी ओजोन परत क्षरण हो रही है, मतलब उसका नष्ट होने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि इस पर नियंत्रण हुआ है, उसका क्षरण लगातार हो रहा था, अभी उसमें थोड़ा कमी आई है, लेकिन फिर भी ओजोन परत का जो छिद्र है वह अभी भी विद्यमान है। वैज्ञानिक कभी कभी अध्ययन करके कहते हैं कि वह सिकुड़ गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसमें फैलाव और सिकुड़ाव होता रहता है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं आई है। तो ओजोन परत का जो विनाश हो रहा है उसके पीछे के कारणों की जो पड़ताल है वो हम यहाँ करने वाले हैं। ओजोन छिद्र पर ही चर्चा होगी। ओजोन छिद्र असल में है क्या, ओजोन क्या होती है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये हम देखने वाले हैं अध्याय 16 में। तो इसको देखें, इससे पहले दो जो सूचनाएं हैं उनको देख लीजिए। ओजोन परत का नष्ट होना, इसका मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का और बढ़ना। ये बात हम जानते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का जब खतरा बढ़ता है तो इससे जो ज़्यादा नुकसान पहुंचता है वो समुद्री जीवों को या समुद्री जो पारितंत्र है उसको पहुंचता है। और यहाँ पर हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वह प्रवाल विरंजन की घटना है, जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ के जो प्रवाल हैं, आप जानते हैं कि यह जो रीफ है यह काफ़ी बड़ी है और यह विश्व धरोहर क्षेत्र है। यह ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका 2/3 भाग प्रवाल विरंजन से प्रभावित है, और 2/3 से ज़्यादा, यह तो कागजी आंकड़ा है, यह 2/3 से ज़्यादा प्रभावित है प्रवाल विरंजन की घटना से। और यह दूसरी सबसे बड़ी आपदा इसके ऊपर दिखाई दे रही है जिससे कि यह गुजर रही है, और आज से नहीं गुजर रही है, ये करीब 3-4 साल पहले से ही ऐसी जो समस्याएं हैं वो बड़े पैमाने पर यहाँ देखी जा रही हैं। अब यह चिंताजनक हो गया है। यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना के रूप में दिखाई देती है। मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना जिसमें मछलियों की लगभग अकेले 1500 प्रजातियां शामिल हैं, वो इस रीफ के दायरे में आती है। इस रीफ को आप देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी लंबी है। ये देखिए, ये जो लंबी सी रीफ आप देख रहे हैं, भित्ति दीवार, यह किससे बनी है, प्रवालों के कंकालों से बनी है, और यह ऑस्ट्रेलिया के तट से लगकर जमी हुई है और इस पर संकट मंडरा रहा है। प्रवाल विरंजन की जो घटना है इसको हमने देखा है, तो वो संकट इसके सामने स्पष्ट हो गया है। और यह जो रीफ है ये बहुत सारे जीवों का, मतलब जो जलीय जीव हैं उनका आश्रय स्थल है। जैसे आपने देखा, मछलियों की लगभग 1500 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अब प्रश्न ये था कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। तो प्रवाल विरंजन के बारे में आप जानते हैं, जो स्वस्थ प्रवाल होते हैं, प्रवालों को यहाँ पर कुछ श्रेणियों में बांट दिया गया है। और श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, 3 श्रेणियाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं। इनके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी, तो इसे जरा देख लीजिए। हमने वहाँ पर सीधा सीधा कह दिया था कि प्रवालों का विरंजन हो रहा है, यानी प्रवालों का रंग उड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो जूजेंथले नाम का शैवाल था वो वहाँ से अपना जगह छोड़ रहा है, या जो उसके उत्पादन की दर है वो कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रवालों को बांट कर देखा गया है, तो स्वस्थ प्रवाल, तनाव युक्त प्रवाल और विरंजित प्रवाल, यानी हेल्दी कोरल, स्ट्रेस्ड कोरल और जो ब्लीच्ड कोरल है। ब्लीच्ड कोरल का मतलब है जिनका रंग उड़ चुका है। तो स्वस्थ प्रवाल में कवक प्रवाल ऊतक में रहता है और प्राथमिक आहार और रंगत उसे प्रदान करता है। जो कवक है वो प्रवाल के ऊतकों में निवास करता है और उसे आहार और रंगत दोनों देता है। इसके बाद तनाव युक्त जो प्रवाल होते हैं उसमें क्या होता है, तो इसमें जल का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना का जिक्र था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जल का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, और जो प्रवाल पालिप के ऊतक हैं, प्रवाल पालिप ऊतक से कवक को हटाना आरंभ कर देते हैं। प्रवाल खुद ही ये काम करते हैं, अपने पालिप ऊतकों से कवकों को बाहर करना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं,
ताकि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसे कम किया जा सके, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में तापमान अगर मिलेगा, सूर्य की रोशनी मिलेगी, सूर्यातप मिलेगा, तो इससे जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बहुत बढ़ जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन का एक खतरनाक स्तर उनके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। तो उससे बचने के लिए ये कवकों को हटाना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार के जो प्रवाल होते हैं ये तनाव युक्त प्रवालों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है विरंजित प्रवालों का। तो विरंजित प्रवाल ये कवकों के बिना होते हैं, मतलब कवकों को यहाँ से पूरी तरह से गायब कर दिया जाता है और प्रवाल का जो रंग है वो पूरी तरह से सफेद हो जाता है, वर्णहीन हो जाता है, और इनके आहार का जो मुख्य स्रोत है वो भी नष्ट हो जाता है। इनका आहार इन्हीं कवकों पर आधारित होता है। अब यदि परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाए, मतलब ये जो तापमान की बढ़ी हुई स्थिति है इस पर नियंत्रण कर लिया जाए, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम इसमें यह हो सकता है कि प्रवाल फिर से जीवित हो सकते हैं, प्रवालों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रवाल विरंजन का मतलब ये नहीं है कि प्रवाल मर गए हैं, प्रवाल गंभीर रूप से बीमार हैं, उनकी स्थिति अब मरणासन्न हो गई है, उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। और बचाया कैसे जा सकता है? तापमान को कम करके, और इससे वो पुनः बच सकते हैं, और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी तो अंत में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात यहाँ सामने होती है, और ये हम ग्रेट बैरियर रीफ को यहाँ लंबे लंबे चित्र के रूप में देख पा रहे हैं। और 2017 के आसपास, वर्ष 2017 के आसपास विरंजन से जो मध्य हिस्सा है वो ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसका बीच का भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वहाँ पर इसकी घटना ज़्यादा देखने के लिए मिली है। प्रवाल विरंजन के कई कारण होते हैं, और कारणों को हमने देखा है, यहाँ आप फिर से देख लीजिए। 3 कारण मुख्य रूप से हैं। एक तो प्राकृतिक जो उष्ण धाराएं होती हैं, जो प्राकृतिक गर्म जल धाराएं होती हैं, उनके परिणाम से जल के तापमान में वृद्धि हो, इससे भी प्रवाल जो है उनमें ब्लीचिंग की घटना दिखाई देती है और अंतिम में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मानवीय गतिविधियां हैं, इसमें मौसम में बदलाव होने लगते हैं, मनुष्य की जो क्रियाकलाप है उससे मौसम में बदलाव होते हैं और प्रकृति का विनाश होता है। इससे महासागर पृथ्वी की 90% ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। महासागर क्या करते हैं? ये पृथ्वी की ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करते हैं, ये आप जानते ही हैं। और कितना भाग? तो 90%, और 90% अगर ताप का हिस्सा महासागर सोख लेंगे तो उससे उनके जल का तापमान बढ़ेगा, और आप जानते हैं कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, तो इसे ठंडा होने में बहुत समय लगेगा, और इतना ज़्यादा तापमान ये प्रवाल झेल नहीं पाएंगे। ये बातें हैं। इसके बाद नवीनतम अगर खतरा देखें तो वो एल नीनो का खतरा है। एल नीनो के मौसमी प्रभाव से भी यह हुआ है। हालांकि जो 2017 के बाद वाली घटनाएं हम देख रहे हैं, मतलब 2020 तक का जो आंकड़ा है उसमें एल नीनो की हिस्सेदारी कम ही है, लेकिन इससे पहले यानी 2017 और 2016 से पहले वाला जो समय था उसमें एल नीनो को भी इसमें उत्तरदायी माना गया था। उसके प्रभाव से भी जो समुद्री जल धाराएं हैं उनमें उलटफेर हुआ था और समुद्र के जल के तापमान में वृद्धि हुई थी। ये सब कुछ हमने देखा, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है ग्रेट बैरियर रीफ। अब चलते हैं आगे। हम बात कर रहे थे ओजोन परत की। तो ओजोन हमारे वायुमंडल में 2 अलग अलग रूपों में पाई जाती है। एक तो क्षोभ मंडल की सीमा पर होती है, मतलब क्षोभ मंडल के स्तर में होती है, और यह खराब ओजोन होती है, यह हानिकारक होती है, यह प्रदूषकों में गिनी जाती है, इसको आप जानते हैं। और जो समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है वह हमारे लिए रक्षा कवच है। ओजोन है क्या? तो ओजोन को हम लोग व्यक्त करते हैं O3 से। यह ऑक्सीजन से बनने वाला एक नया पदार्थ है, ऑक्सीजन का ही एक प्रोडक्ट है। इसमें 3 ऑक्सीजन के जो कण हैं वो मिलकर एक ओजोन का निर्माण करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो होता है O3। यह एक गैस है, ये बात आप जानते हैं, और यह दोनों स्थानों पर मिलती है। क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है और समताप मंडल में भी पाई जाती है। क्षोभ मंडल में यह द्वितीयक श्रेणी के प्रदूषकों में गिनी जाती है, और समताप मंडल में यह रक्षा कवच के रूप में देखी जाती है। क्षोभ मंडल की ओजोन खराब है क्योंकि यह हवा को गंदा करती है, खराब करती है, और जो धूम्र कोहरा होता है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा जो होता है, उसको बनाने में सहयोग करती है, जो कि सांस लेने के लिए या फेफड़ों के लिए या मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ये बात हो गई। और जो समताप मंडल की ओजोन है वो अच्छी है। क्यों अच्छी है ये आप जानते ही हैं। सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज है उनको ये पृथ्वी पर आने से रोकती है, और इस प्रकार से ये कवच का निर्माण करती है, जो कि पृथ्वी के लिए अच्छा है। वातावरण में एक विशेष क्षेत्र में ओजोन की जो सांद्रता में कमी है उसको हम कहते हैं ओजोन छिद्र। जो बाहर वाली ओजोन परत है, समताप मंडल की जो ओजोन है, उसकी सांद्रता में अगर कहीं गिरावट हो जाती है, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके चारों ओर ऐसे ओजोन की परत है और चारों तरफ इसकी बराबर सांद्रता है, मतलब इसकी बराबर मात्रा है, कहीं से इसकी सांद्रता में गिरावट होने लगे तो वहां पर एक होल जैसा बन जाएगा, यानी छिद्र जैसा बन जाएगा,
वहाँ पर विरल ओजोन की मात्रा होगी और वहाँ से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर प्रवेश करने लगेंगी, पृथ्वी के धरातल तक पहुँचने लगेंगी। यह स्थिति अच्छी नहीं होती और इसी प्रकार से जो कम सांद्रता वाले क्षेत्र होते हैं उनको ओजोन छिद्र के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये जो ओजोन छिद्र है ये इस रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि कोई छेद कर दिया है, हथौड़ा लेके किसी स्थान पर छेद कर दिया है, नहीं, ओजोन की सांद्रता वहाँ पर कम हो गई है, ओजोन की मात्रा वहाँ घट गई है, उसी स्थान को हम कहते हैं ओजोन छिद्र वाला स्थान। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसा स्थान है कहाँ पर? तो हम सभी जानते हैं कि जो अंटार्कटिका के ऊपर का वायुमंडल है वहाँ पर ओजोन का प्रतिशत काफ़ी कम हो गया है और वहाँ पर एक बड़े छिद्र का निर्माण हो गया है। इस तरह के ओजोन छिद्र का सबसे अच्छा उदाहरण अंटार्कटिका के ऊपर का वायुमंडल है, जहाँ पर ओजोन का लगभग 50% हिस्सा मौजूद है और 50% खो चुका है, मतलब उसकी सांद्रता जो है वो कम हो गई। और सांद्रता कम होने का मतलब क्या? वहाँ एक बड़े छिद्र का निर्माण हो गया है। कहा जाता है कि वो अमेरिका की साइज़ का है, लेकिन उसमें कमी आ रही है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तत्कालिक जो अध्ययन है उसका ये नतीजा आया है। ये कमी जो है ये स्थायी नहीं है, कभी कभी ये बढ़ने लगता है। जो मानवीय क्रियाकलाप या कुछ गतिविधियां हैं उससे इसमें वृद्धि भी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अब ओजोन की परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो स्रोत में सबसे पहले है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। और CFC के जो अणु होते हैं इसमें कौन कौन चीज़ें हैं? तो इसमें क्लोरीन होती है, इसके अलावा फ्लोरीन होती है और कार्बन होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से इनका निर्माण होता है और इनका उपयोग प्रशीतन में होता है, जो रेफ्रिजरेशन की विधियां होती हैं। इसके अलावा जो वातानुकूलन की विधियां होती हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एरोसॉल स्प्रे में इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक के निर्माण में जो फोमिंग एजेंट होता है उसमें इसका प्रयोग होता है 30% के आसपास, और प्रशीतन में 66% के आसपास होता है, 66%। इसके अलावा आग बुझाने वाले जो एजेंट होते हैं, अग्निशामक जो पदार्थ होते हैं, आग बुझाने वाले एजेंट के तौर पर उन्हें हम देखते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और धातु के घटकों की सफाई के लिए विलायक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर औद्योगिक इस्तेमाल इनका हो रहा है और इस वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये एक इसका बड़ा हिस्सा वायुमंडल में फैल रहा है और ये ओजोन परत के लिए जहरीला होता है, घातक होता है। ये ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उसे नष्ट करता है। ये हमने देखा। अब CFC के पास इसके गुणों के कारण एक व्यापक और विविध अनुप्रयोग है, जैसे कि गैर संक्रामकता, गैर ज्वलनशीलता, कम विषाक्तता और रासायनिक स्थिरता। इस वजह से इसका बड़े पैमाने पर औद्योगिक इस्तेमाल होता है। और वायुमंडल में CFC का निवास, जो CFC है यह लंबे समय तक वायुमंडल में बना रहता है। ये बात हमने पीछे देखी है। और कितना लंबा समय तक? तो 40 से लेकर 150 साल तक ये वायुमंडल में मौजूद रह सकता है। आप सोच लीजिए इतने समय में ये ओजोन परत को कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो यह काफ़ी स्थायी होता है, इसकी स्थिरता बहुत ज़्यादा होती है, यह चिंता का विषय है। रासायनिक प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, इसमें CFC यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ अभिक्रिया होती है तो जो क्लोरीन के परमाणु हैं वो मुक्त होते हैं और मुक्त क्लोरीन का जो परमाणु है यह ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ओजोन का विनाश कैसे होता है ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी को आप देखिएगा। पहले CFC जो है वो UV रेडिएशन के साथ क्रिया करती है। CFC यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका अभिक्रिया होती है UV विकिरण के साथ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ। इससे क्या होता है? क्लोरीन निकलता है। अब ये जो क्लोरीन है, ये जो निकला हुआ क्लोरीन है, मुक्त रूप से एक क्लोरीन का परमाणु, यह ओजोन के साथ क्रिया करता है, यह ओजोन के अणु के साथ क्रिया करता है। और तब क्या होता है? यह जो Cl है इसकी क्रिया होती है O3 के साथ और बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है, यानी CO का उत्पादन होता है। CO यानी क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन और ऑक्सीजन के सहयोग से बनने वाला यौगिक है, जहरीला है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनती है, माफी चाहूंगी। यहाँ आप देख लीजिए, जो क्लोरीन का परमाणु है वह ओजोन के अणु के साथ क्रिया करता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से बनती है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन है ही नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से बनेगी? यौगिक तो दो तत्वों के सहयोग से ही बनता है, या दो चीज़ों के बराबर अनुपात में मिलते हैं जब तत्व, या अलग अलग जो निश्चित अनुपात होते हैं उनमें इनका जब मेल होता है तब यौगिक का निर्माण होता है। या तो समान अनुपात हो या कोई निश्चित अनुपात हो। जैसे H2O यानी पानी जो है वो एक यौगिक है, तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा निश्चित होती है। निश्चित मात्रा में जब पदार्थों को मिलाया जाता है तो इस प्रकार से यौगिकों का निर्माण होता है, ये बात आप जानते हैं। यहाँ पर जो यौगिक बन रहा है वो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड।
इसका निर्माण हुआ और क्लोरीन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीजन के परमाणु के साथ होती है। यानी यहाँ पर क्लोरीन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन के परमाणु के साथ क्रिया करता है और इस प्रकार से क्लोरीन का परमाणु फिर से मुक्त होता है। इस तरीके से हमने देखा। तो ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें ओजोन का विनाश होता है। ओजोन के अणु की अभिक्रिया जो होती है उसका पूरी तरह से विलय हो जाता है, विनाश हो जाता है। जो तत्व क्लोरीन को नष्ट करता है वह चक्र के अंत में फिर से बनता है। मतलब यह चक्र के रूप में चलने वाली क्रिया है, यह साइक्लिक रूप में चलती रहती है और इसमें क्लोरीन का समापन होता है और इसके बाद जिस तत्व के कारण उसका समापन होता है वो फिर से इस चक्र में शामिल हो जाता है। अब यहाँ पर बात क्या है? तो बात यह है कि एक एकल क्लोरीन परमाणु प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन या हाइड्रोजन यौगिकों का सामना करने से पहले हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। मतलब क्लोरीन का जो परमाणु होता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के यौगिकों के साथ मिलने से पहले ही, इससे पहले कि वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करे या उसके यौगिकों से भेंट कर पाए, उससे पहले ही वो ओजोन के हजारों अणुओं को नष्ट कर देता है। यह बहुत तेजी से उन्हें नष्ट करता है और अंततः क्लोरीन को उसके भंडारण में ये वापस कर देते हैं। मतलब यह जो यौगिकों का विनाश होता है इससे क्लोरीन अपने भंडारण में वापस संचित हो जाता है। तो ये क्रियाएं हैं। इसमें कुल मिलाकर हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन का विनाश होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो स्रोत थे यानी CFC के जो मुख्य स्रोत थे उन्हें हमने देखा। यह स्रोत है, यह ओजोन विनाशक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद रासायनिक प्रक्रिया को भी हमने देखा। नाइट्रोजन ऑक्साइड को देखिए। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में ओजोन को नष्ट करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की ओजोन के साथ क्रिया होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मोनोऑक्साइड के साथ जब क्रिया होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और इसमें भी एक उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मौजूद रहती है। इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से ब्रोमीन है। ब्रोमीन भी ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी होता है। इसके यौगिक जैसे कि हेलोन और इसके अलावा HBFC क्या है? ये ब्रोमीन का ही यौगिक है। HBFC ये ब्रोमीन का ही यौगिक है। इसका मतलब क्या? हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन HBFC ये ब्रोमीन के सहयोग से बनने वाला और बाकी इसमें कार्बन और फ्लोरीन का योगदान है। तो इस प्रकार से बनने वाला एक यौगिक है और इन दोनों का इस्तेमाल यानी हेलोन और HBFC दोनों का प्रयोग होता है अग्निशामक और मिथाइल मतलब अग्निशामक के रूप में। यहाँ आप देख रहे हैं अग्निशामक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किस रूप में होता है? तो अग्निशामक यानी आग बुझाने के पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड यह व्यापक रूप से कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यह दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले या मानव उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ हैं। इसमें मुख्य जो घटक है वो ब्रोमीन है, लेकिन इससे भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है और उपयोग करते समय हम एक बार भी नहीं सोचते, हमें पता ही नहीं होता। तो उसी के लिए पता लगाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के जो कण होते हैं वो भी ओजोन परत को नष्ट करते हैं। यहाँ आप इसे देख रहे हैं। ये जो कण होते हैं यह आणविक भंडारण से क्लोरीन को मुक्त करते हैं और क्लोरीन जो है वो ओजोन के साथ क्रिया करती है और इससे ओजोन का विनाश होता है। ये बात हमने देखी। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कण भी यहाँ पर विनाशकारी होते हैं। अब देखिए जो ओजोन का ह्रास है इससे ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों की भूमिका कहाँ तक तय की जाती है। मतलब इसमें जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल है, ध्रुवीय क्षेत्र के जो समताप मंडल के बादल हैं उनकी इसमें कहाँ तक भूमिका है ओजोन परत को नष्ट करने में, इसको हम देखने वाले हैं। बादल के बर्फ के कणों ने, जो ध्रुवीय क्षेत्र के बादल होंगे उनमें बर्फ के कणों की उपस्थिति हो सकती है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं। तो इन बर्फ के कणों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सब्सट्रैक्ट तो दे दिया और सब्सट्रैक्ट क्या था कि क्लोरीन को उसके भंडारण से मुक्त करने की बात कही गई। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं, यह जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल हैं इनके जो बर्फ के कण होते हैं यह जो क्लोरीन होती है उसके उत्सर्जन को प्रेरित करते हैं। मतलब क्लोरीन को यहाँ पर ये गति दे देते हैं। इसमें हमने जो बादलों के बारे में देखा है उसकी बात है। क्लोरीन को उसके भंडारण से ये मुक्त करते हैं और नतीजा क्या होता है? क्लोरीन यहाँ पर अभिक्रिया करती है। यह जो PSC है, PSC यानी वही ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, तो यह क्लोरीन को सक्रिय करने का काम करते हैं और इसके अलावा मतलब ये न केवल ऐसा ही करते हैं बल्कि ये जो प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन होती है उसको भी अवशोषित कर लेते हैं और ये दोनों ही पदार्थ जो है ये ओजोन परत के लिए घातक होते हैं। इस प्रकार से ये ओजोन के विनाश में योगदान देते हैं। हालांकि ये प्राकृतिक चीजें ही हैं लेकिन इससे भी ओजोन नष्ट होती है। अब इसका नतीजा क्या होता है? तो हर बसंत के मौसम में, जो बसंत वाला मौसम होता है उसमें दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में
यूएसए जितना बड़ा छेद विकसित होता है, इसीलिए वो छेद स्थायी नहीं होता, कम और अधिक होता रहता है, उस पर मौसम का असर पड़ता है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव यानी जो आर्कटिक क्षेत्र है, वहाँ पर हर साल एक छोटा छेद डेवलप होता है। तो यह जो छिद्र है, इनके बनने और बिगड़ने के पीछे यह जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल हैं यानी पीएससी, यह भी जिम्मेदार होते हैं। यह भी क्लोरीन के उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं, नाइट्रोजन का उत्पादन करते हैं, अवशोषण करते हैं, और इससे ओजोन का विनाश होता है। ये चीज़ें हमने ओजोन परत के क्षरण से संबंधित देखी। अब इसके बाद अगले अध्याय की ओर चलते हैं, लेकिन अगले अध्याय में चलने से पहले जो अंटार्कटिका में ओजोन का छिद्र है उस पर इतनी चर्चा क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र है उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सुन भी रखा है। यह किस प्रकार का है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो अंटार्कटिका है यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, वह मतलब उसके ऊपर का जो समताप मंडलीय क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और ठंडा होगा भी क्योंकि वहाँ का जो पूरा तापमान है वो औसत से काफ़ी कम होता है। निम्न तापमान 20 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर ही ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के गठन को सक्षम करता है। मतलब यहाँ पर इतना कम तापमान होता है कि 20 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई पर ही जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। इनकी जो आम ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ठंडी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप इनका जो गठन है वो पहले ही यानी नीचे ऊंचाई पर ही होने लगता है। और यहाँ पर ये जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल है ये ओजोन के साथ क्रिया करते हैं, मतलब क्लोरीन का उत्सर्जन करते हैं, नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये करते हैं, और इससे जो ओजोन परत है इसका विनाश होता है। ये एक कारण है। और भ्रामिल क्या है, तो यह तेजी से घूमती हुई हवा का एक छल्ला है जो कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन के रिक्तीकरण को दर्शाता है। ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद अंटार्कटिक भ्रामिल की दीर्घकालिकता का एक अन्य कारक है जो ओजोन रिक्तीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है ओजोन मापक यंत्र। तो इसमें ओजोन को मतलब ओजोन के घनत्व को नापने का जो तरीका है उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ओजोनोमीटर है। यह सब जो उपकरण है, इसके अतिरिक्त ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यह सब इस्तेमाल करके ओजोन परत की सांद्रता का अध्ययन किया जाता है। और ओजोन परत को नापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन। इस पर प्रश्न बनता है, डॉप्सन क्या है? ये ओजोन परत के सांद्रण को नापने की इकाई है। और जिन यंत्रों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उपग्रह तकनीक के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है इनका। उपग्रह इसमें निम्बस 7 का जिक्र किया गया है, तो उपग्रहों के द्वारा भी इन्हें नाप कर देखा जाता है। वहाँ से समग्र अध्ययन हो सकता है, क्योंकि उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो वो बाहर से घूमकर इसका जायजा लेते हैं और जो तस्वीरें आती हैं या जो अध्ययन सामने आता है उसको दर्शाते हैं। इसमें जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसके अलावा ओजोनोमीटर है, ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे कि टॉम्स कहा जाता है, ये सब इसमें मुख्य उपकरण है। नापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। इसके अलावा उन्मेहर जो तकनीक है इसको देख लीजिए। उन्मेहर तकनीक यहाँ पर दी हुई है। कुल ओजोन बहुतायत का सबसे आम उपाय डॉप्सन इकाई में, डॉप्सन इकाई जो है ये मात्रक है ओजोन को नापने, यह ओजोन परत की सांद्रता को नापने की एक टेक्नोलॉजी है। और इस तकनीक में डॉप्सन में जो सांद्रता है उसको नापा जाता है और ओजोन परत की मोटाई और उसका जो घनत्व है उसका पता लगा के ये मालूम करते हैं कि कहाँ पर जो सांद्रता है उसमें कमी आ रही है, यानी संघनन जो है वो कम हो रहा है, और कहाँ पर इसका ज़्यादा जो घनत्व है वो दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की तकनीक है और इससे ओजोन परत का जो पूरा दायरा है उसकी जांच की जाती है, चाहे वो उपग्रह के माध्यम से हो या नीचे की जो प्रणालियां हैं उनके माध्यम से। अलग अलग यंत्रों का नाम हमने देखा, और जो नापने के लिए इकाई इस्तेमाल की गई थी मतलब मात्रक डॉप्सन, उसके जिक्र को हमने देखा। तो यह सब ओजोन परत को नापने और उसकी जो स्थिति है उसका पता लगाने के तरीके हैं, अपने तरीके हैं। इसको किन चीज़ों से विनाश हो रहा है यह भी हमने देखा, और उसमें जो जिम्मेदार पदार्थ थे वो बनते कैसे हैं या उनका उत्सर्जन कैसे होता है इसके बारे में हमने जाना। यहाँ पर ये जो चैप्टर है खत्म होता है, और जो हमारा अगला अध्याय है उसका नाम है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जलवायु तेजी से बदल रही है, ये बात हमने पीछे ही देखी है, लेकिन इसका असर क्या पड़ रहा है? तो असर इसका अच्छा नहीं है, और जो अच्छा असर नहीं है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इस बात पर चर्चा आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन है क्या। तो जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक परिघटना है, पूरे विश्व स्तर पर घटने वाली घटना है, जो कि मानवीय संक्रियाओं से मतलब मानवीय क्रियाकलापों से सामने आती है। और मौसम में आ रहे जो बदलाव है उसका प्रभाव तेजी से अपना रंग दिखाने लगता है। मौसम में जो परिवर्तन होते हैं उसको ये गति दे देती है, मतलब जलवायु परिवर्तन की जो घटना है उसे रफ्तार दे देती है। और मौसम के सांख्यिकीय वितरण में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन कहलाती है। मौसम का जो सांख्यिकीय वितरण है, जो मौसम के वितरण की अवस्थाएं हैं
उसमें स्थायी परिवर्तन होने लगते हैं और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। या दूसरे शब्द में कहें तो पृथ्वी के वातावरण की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें जो असहज बदलाव होते हैं वही जलवायु परिवर्तन कहलाते हैं। यह असहज बदलाव है, सहज बदलाव नहीं है। सहज होते तो इनका जो फायदा होता उसको हम गिनाते, लेकिन यहाँ पर तो हम नुकसान गिनाने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब कौन कौन से इसके नुकसान होते हैं इसको देखने के लिए आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यह पूरी तरह से विनाशकारी है। और जलवायु परिवर्तन के दो कारक होते हैं, एक तो प्राकृतिक और मानवीय, ये बातें आपने पीछे देखी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वास्तव में जो परिवर्तनशीलता है वह जलवायु का खुद का गुण है। जलवायु में बदलना ये उसका मूल स्वभाव है। जलवायु खुद ही परिवर्तन चाहती है। जो हवा और पानी होता है उसमें फेरबदल होते रहते हैं, यह उसका गुण है। अब प्राकृतिक कारण कौन कौन सा हो सकता है? जैसे कि सौर विकिरण है, मतलब सूर्य की ऊर्जा में उतार चढ़ाव। इसके अलावा जो विवर्तनिकी घटनाएं हैं, टेक्टोनिक जो मूवमेंट होते हैं, उससे भी परिवर्तन आता है और बड़ा बदलाव आता है। ये प्रकृति द्वारा किए गए परिवर्तन है। ज्वालामुखी की क्रिया से भी बदलाव होते हैं। लेकिन यह सब प्रकृति करती है तो प्रकृति के पास उसकी जिम्मेदारी भी होती है। प्रकृति उन्हें बैलेंस कर लेती है। प्रकृति जब खुद कुछ फेरबदल करती है तो उसे संतुलित करने का काम भी वो स्वयं करती है। लेकिन जब इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है तब जो यह संतुलन है यह स्थिर नहीं हो पाता, मतलब इसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जलवायु परिवर्तन के कई कारण होते हैं। कारणों को हमने हालांकि देखा था, यहाँ पर थोड़ा सा रफ चर्चा कर लेते हैं। एक तो जंगलों का विनाश है। जंगलों के विनाश से जलवायु का परिवर्तन ये होना स्वाभाविक है। जो जंगल होते हैं अर्थात वन, वह पृथ्वी के तल पर प्राकृतिक छतरी का निर्माण करते हैं। मतलब यह एक तरह से छाते होते हैं, छाजन का निर्माण करते हैं। और ये मानव द्वारा उत्सर्जित जो गैसें हैं उन्हें सोखकर वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव को कम करते हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पीछे देख रखा था उसमें ये कमी लाने का प्रयास करते हैं या लाते भी हैं। जो वनों का आवरण है वो कूलिंग का काम करता है, ठंडा रखने का काम करता है। जहाँ भी वृक्ष होते हैं वो इलाके अपेक्षाकृत जो खुले क्षेत्र होते हैं उनकी तुलना में ठंडे होते हैं। वहाँ तापमान में कमी होती है, चाहे गर्मी का एकदम तपता हुआ मौसम ही क्यों न हो। पीछे इसी लेक्चर में जो सीरीज़ है इसमें मैंने एक जगह जिक्र किया था बनारस के क्षेत्रों का। तो बनारस में जो खुले क्षेत्र हैं, सड़क वाले एरिया हैं, उसकी तुलना आप बीएचयू के कैंपस से कर लीजिए या सारनाथ वाले क्षेत्र से कर लीजिए। बीएचयू ज़्यादा नज़दीक है, सारनाथ के लिए आपको बनारस में थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। तो बीएचयू वाले क्षेत्र से उसकी तुलना करके देखिएगा। बीएचयू का जो वातावरण है, बीएचयू में ढेर सारे पेड़ हैं, आपने देखे होंगे। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अंदर गए होंगे, जो उसका पूरा प्रांगण है, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। वृक्षों से वो भरपूर क्षेत्र है और बड़ा दायरा है। तो वहाँ पर जो तापमान होता है उसको नाप लीजिएगा और बाहर जो सड़क का तापमान होता है उसको आप नाप लीजिएगा। पेड़ रहना और न रहना दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तापमान में जमीन आसमान का अंतर होता है, वहाँ अपेक्षाकृत काफ़ी ठंडक होती है। ये मैंने महसूस किया है और जो मैंने महसूस किया है वो मैंने आपसे कहा। और भी जैसे इस तरह के घने वृक्ष वाले जो बगीचे जैसे स्थान होते हैं, ये तो एक बीएचयू का उदाहरण था। ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ वृक्ष ज़्यादा मात्रा में हो उसकी तुलना किसी खुले क्षेत्र से आप करिएगा, तापमान में अंतर पाया जाता है। तो ये जो वन का विनाश है यह जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है। हमने देखा कि यह छतरी की तरह हमारे पृथ्वी के ऊपर आच्छादित रहते हैं और जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है उसको कम करते हैं और इससे जो संतुलन है वो बना रहता है। लेकिन जब इनका विनाश होने लगता है, विनाश कैसे होता है? अतिचारण की घटना होती है या फिर कृषि की भूमि बनाने के लिए, मतलब खेतों के विस्तार के लिए इनकी बड़े पैमाने पर कटाई होती है। तो वनों का विनाश यह कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये पीकर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर वो क्रिया बाधित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सेवन करने वाले जीव थे यानी वृक्ष, वो नष्ट हो चुके हैं। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहाँ? वह हमारे आसपास के वायुमंडल में घुली रहेगी। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की ताप धारण की क्षमता उच्च होती है। तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में सहायता करेगी। और ग्रीन हाउस प्रभाव अगर एक बार बढ़ गया तो इससे क्या होगा? जलवायु में तेजी से बदलाव आएंगे, जो वैश्विक ऊष्मन की घटना है वो बढ़ेगी। इसके अलावा जो औद्योगिक विकास और संयंत्र हैं वो भी इसके पीछे उत्तरदायी होते हैं। औद्योगिक विकास और औद्योगिक संयंत्र, इससे विभिन्न गैसें निकलती हैं और जीवाश्म ईंधनों से जो उत्सर्जन होते हैं उससे वायुमंडल पर घातक असर पड़ता है और वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके सांद्रण में वृद्धि होती है। ये चीज़ें हमने देखी हैं, बस यहाँ पर जो प्रभाव है उनकी चर्चा हो रही है। तो ये तो था जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं उसको हम देखते हैं। तो कृषि और खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि पर इसका असर, ये दोनों चीज़ें हैं, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया गया आईपीसीसी। तो ये आईपीसीसी क्या है बताइए, कुछ पता है इसके बारे में? तो जलवायु परिवर्तन पर यह एक रिपोर्ट है। आईपीसीसी क्या है? यह एक रिपोर्ट है।
कैसी रिपोर्ट है? तो पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए आईपीसीसी के बारे में। यह जो आईपीसीसी आप यहाँ देख रहे हैं, ये असल में एक रिपोर्ट है जो कि जलवायु परिवर्तन पर जारी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर सरकारी दल आईपीसीसी ने, यह जो आईपीसीसी है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर सरकारी संगठन है या दल है। इसने अपनी रिपोर्ट वेलेसिया कहाँ पर है? ये स्पेन में है। यहाँ पर 11 नवंबर 2007 को प्रस्तुत की थी। इसका जो प्रस्तुतिकरण था वो 2007 को हुआ था। मतलब इसमें कई आकलन रिपोर्टें जारी हो चुकी हैं और उसमें से जो बाद वाला संस्करण है उसकी चर्चा की जा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत 2001 से हुई है, यहाँ पर हम इसे देख पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसमें मुख्य बात क्या है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 130 देशों के वैज्ञानिक संगठन, मतलब वहाँ के वैज्ञानिक और संगठन, ये हिस्सा लिए थे। इस प्रकार से ये चौथी रिपोर्ट थी। बाद में और भी रिपोर्टें आई हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो जो 2007 वाली रिपोर्ट थी, 2007 की रिपोर्ट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। ये रिपोर्ट जो है कई बार जारी हो चुकी है। उसमें से 2007 के संस्करण की चर्चा इसलिए है क्योंकि उसमें कई इस तरह की बातें कही गई थी जो कि भविष्य के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये चौथी रिपोर्ट थी जो 2007 में जारी की गई थी। ये चौथी रिपोर्ट थी 2007 की। ये चौथी रिपोर्ट थी किसकी? आईपीसीसी की। और आईपीसीसी क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंतर सरकारी दल है। इसने वेलेसिया जो कि स्पेन में है वहाँ पर 11 नवंबर 2007 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसमें 130 देशों के जो वैज्ञानिक थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। अब इसमें कहा गया, मतलब एक तरह से चेतावनी जारी की गई कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव अब दिखाई पड़ने लगे हैं। मतलब जब ये जारी की गई तब की बात कही गई थी, अब तो ये स्पष्ट हो गए हैं। लेकिन उसी समय कहा गया था कि यह परिलक्षित होने लगे हैं और इस सदी में यह इतने गंभीर हो जाएंगे। इस सदी का मतलब क्या? जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं, 21वीं सदी, इसमें यह इतने गंभीर हो जाएंगे कि इसमें सुधार की संभावना भी नहीं रहेगी। जो सुधार की हम बात कर रहे हैं वो सुधारने का हमें समय भी नहीं मिल पाएगा। और इसके सुधार की संभावना जब नहीं रहेगी तो परिणाम क्या होगा? बहुत घातक हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2100 तक, अभी जो सन चल रहा है वो कौन सा है? 2020 है। और सन 2100 तक विश्व का जो सतह का औसत तापमान है, जो जमीन का औसत तापमान है, वो वर्ष 1980 या 90 के दशक की अगर हम बात करें तो उस समय के औसत तापमान की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? आप सोच लीजिए, 1.1 डिग्री सेल्सियस, इसे मिटा लीजिए। अब देखिए 1.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर करीब 6.4 डिग्री सेल्सियस तक उसमें औसत वृद्धि हो जाएगी। ये सतह के तापमान में वृद्धि की बात की गई है। कब? 2100 यानी सन 2100 में। तो 1980 के दशक की अगर हम तुलना, या 90 के ही दशक की आप तुलना कर लीजिए सन 2100 के तापमान से, तो इतना बड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। और समुद्र तल इससे ये देखने में ज़्यादा नहीं लग रहा है, तापमान जो है बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है कि यह तो बहुत छोटा सा टेम्परेचर है 6.4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा उसको सुन लीजिएगा। इससे समुद्र का जो तल है वह करीब 15 से लेकर 59 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाएगा। इतनी इसमें ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी। ये सिर्फ अनुमानित बात है, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने के लिए राष्ट्रों को कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए बार बार कार्बन के उत्सर्जन को घटाने के लिए बात चलती है। हालांकि जो उत्सर्जन है वो कम मात्रा में होता है, उससे ज़्यादा उस पर बहस होती है। ये बातें राष्ट्रों में आपस में खींचतान होती है, बहस होती है। उत्सर्जन कम करने पर अगर ज़्यादा काम करते तो अब तक कुछ सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिलता, हालांकि कम हुआ है। इसके अलावा और देखिए, तो राष्ट्रों को कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में तेजी से वृद्धि करती है। और आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में सभी देशों को मौसम में बदलाव को लेकर चेतावनी दी है। मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें तो आप भी महसूस कर रहे होंगे। जो मौसम इस समय हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, अपने देश में दिखाई दे रहा है या पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। अभी देखिए गर्मी का मौसम है, लेकिन आए दिन अंधड़ और आंधी तूफान से आपकी जो मुलाकात है वो हो जाती है। तापमान इस बार उतना नहीं बढ़ पाया जितना कि गर्मी में बढ़ना चाहिए। और इससे होगा क्या? जो वर्षा ऋतु है वो सूखी गुजर जाएगी, उसमें या तो वर्षा होगी नहीं या फिर बहुत भारी वर्षा होगी। कहने का मतलब ये है कि असंतुलन पैदा हो रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी न पड़े, बरसात में बरसात न हो और सर्दी जो है वो सर्दियों जैसी न लगे, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि कुछ भी अच्छा नहीं है, ये ठीक लक्षण नहीं है। तो इन लक्षणों पर पड़ताल की गई, इन पर जांच की गई, तो ये जो रिपोर्ट है ये सामने आई। और भी कुछ बातें कही गई। इसमें कहा गया कि वर्ष 2020 तक, जो कि ये सन चल रहा है,
इसमें जो जलवायु परिवर्तन का असर है वो महाद्वीपों पर स्पष्ट रूप से देखा जाने लगेगा और दिखाई भी दे रहा है, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में आप देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका, अलग अलग महाद्वीपों की यहाँ चर्चा हो रही है, तो उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में अगर देखें तो गर्मी के कारण बर्फ पिघल रही है, ये बात जानते हैं हम लोग, जिससे कि बाढ़ आने का खतरा बढ़ेगा, गर्म हवाओं का आविर्भाव होगा जो कि मानव स्वास्थ्य और कृषि के लिए प्रतिकूल असर डालेंगी, इस तरह की चीजें होंगी। और यूरोप में अगर हम बात करें, यूरोप भी एक महाद्वीप है, तो 2080 के सन तक यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ग्लेशियरों में पिघलने की क्रिया होने लगेगी, जिससे कि बर्फ की तादाद कम होगी और बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी जो कि बर्फ पर आश्रित है। और दक्षिणी यूरोप जो है, दक्षिणी जो भाग है यूरोप का, वहां पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर होगा, ये कहना था इस रिपोर्ट का, जो कि आईपीसीसी की रिपोर्ट है, इसका कहना था। और बर्फ के पिघलने का एक नतीजा ये भी होगा कि पानी की कमी हो जाएगी, जिससे कि मानव स्वास्थ्य और कृषि पर गलत असर पड़ेगा। इसी प्रकार का गंभीर असर लैटिन अमेरिका पर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी जो हिमनद है वो पिघलने लगेंगे, तो जो जल संकट है वो गंभीर होने लगेगा, मृदा के अंदर जो आर्द्रता है वो कम घटने लगेगी, कम होने लगेगी। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो समुद्र का जो बढ़ता हुआ जल स्तर है वो तटवर्ती इलाकों को खाने लगेगा, मतलब तटों को निगलना प्रारंभ कर देगा। ये सब आगे की बात कही जा रही है, भविष्य की, और अभी से इनका जो लक्षण है, इनका जो असर है, या एक तरह से इनकी जो झलकी है वो दिखने लगी है। अब यहाँ पर वर्ष 2060 तक अफ्रीका की बात कही गई है और ये घोषणा की गई, भविष्यवाणी जैसी है कि 2060 तक जल के संकट के कारण 10 से लेकर 25 करोड़ लोग प्रभावित होंगे और कई देशों में कृषि क्षेत्र घटकर आधे रह जाएंगे, क्योंकि कृषि को पानी की आवश्यकता होती है और जब जल संकट इतना ज़्यादा प्रबल हो जाएगा कि पीने के लिए पानी ना मिले तो पौधों को आप कहाँ से पिलाएंगे, तो इसलिए जो कृषि का दायरा है वो सिकुड़ जाएगा। और अफ्रीका में ये बड़े पैमाने पर होता है, तो उसमें सिकुड़न ज़्यादा दिखाई देगी। एशिया की अब बात करते हैं, अपना महाद्वीप और सबसे बड़ा भी, सबसे ज़्यादा आबादी भी यहाँ पर है, तो जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर समुद्र का स्तर बहुत खतरनाक स्तर तक बढ़ जाएगा, डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा जो तटवर्ती इलाके हैं। और जलवायु परिवर्तन बढ़ते हुए शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ मिलकर बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। मतलब यहाँ पर औद्योगिकीकरण जो बहुत तेजी से हो रहा है और शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है एशिया के क्षेत्र में, तो इस वजह से यहाँ पर इसका खतरा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वर्ष 2050 तक, ज़्यादा दूर नहीं है, 30 साल आगे की बात कही जा रही है, वर्ष 2050 तक पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और जो मध्य दक्षिणी एशिया है वहाँ पर साफ पीने के लिए पानी की भयंकर समस्या होगी। पानी का जो भूमिगत जल का जो स्रोत है वो एकदम नीचे चला जाएगा या बहुत से स्थानों पर सूख जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पीने का पानी है उसकी गंभीर समस्या यहाँ पर पैदा होगी। और ये जो समस्या है या संकट है ये ज़्यादा दूर नहीं है, 2050 में ही आ जाएगा। और इसको हम अभी भी महसूस कर रहे हैं कि जो गर्मी का मौसम है उसमें बहुत से इलाकों में पानी छोड़ देता है, बार बार जो समरसेबुल या पंप है उनकी बोरिंग करानी पड़ती है, जल स्तर एक स्थान का बहुत जल्दी जल्दी सूख रहा है। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों से लोग बोरिंग करा के भारी मात्रा में जल का दोहन कर रहे हैं। आजकल समरसेबुल और जो इस प्रकार के संसाधन बन गए हैं जो कि पंप के सहारे पानी को बाहर निकाल देते हैं, इससे पानी का दुरुपयोग और ज़्यादा बढ़ गया है। और औद्योगिक जो स्तर है वहाँ पर इनका और ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल होता है, जितनी मात्रा चाहिए उससे दुगनी चौगुनी मात्रा में पानी निकाल कर बर्बाद करते हैं। इसी प्रकार से किसान भी है, जितनी आवश्यकता खेती के लिए है उससे कहीं ज़्यादा पानी को उसमें डुबो देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो 2030 तक कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि पानी की भारी कमी और जैव विविधता को अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा। और ऑस्ट्रेलिया से ही सटा हुआ है न्यूजीलैंड, तो वहाँ भी यही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब जो आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट थी, मतलब पहली 3 रिपोर्ट थी, उनके जो मुख्य बिंदु हैं उनको देख लीजिए। आईपीसीसी ने 3 आकलन रिपोर्ट जारी की थी और तीसरी जो आकलन रिपोर्ट थी उसके आधार पर यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं की बात की गई है। समुद्र के तापमान में वृद्धि हुई है। आईपीसीसी का जो सर्वे है उसमें कहा गया है कि समुद्र के तापमान में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि समुद्री स्तर पर सर्वाधिक हुई है या समुद्री सतह पर सर्वाधिक हुई है। आप जानते हैं कि जल जो है वो तापमान को जब एक बार धारण कर लेता है तो उसका उत्सर्जन बहुत देर से करता है या धीरे धीरे करता है, तो इसलिए उसके तापमान में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और औद्योगिकीकरण, ये वर्ष 1880 से औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें वर्ष 1880 से पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm थी। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है इसकी बात की जा रही है, यह कितनी थी? 280 ppm के आसपास थी। ppm जो है इसको नापने का एक मात्रक है। और अब जो है मतलब वर्ष 2005 की बात की जा रही है, अब की बात नहीं की जा रही है, मतलब इसको 2005 की इस रेंज में नापा जा रहा है क्योंकि ये रिपोर्ट पुरानी है तो उसके आधार पर आकलन किया गया है।
2005 तक यह बढ़कर 379 ppm हो गई है, मतलब इसका जो उत्सर्जन है वो बढ़कर 379 हो गया है, 379 ppm हो गया है। ये 2005 का आंकड़ा है और अभी चल रहा है 2020, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई होगी आप सोच सकते हैं। और मीथेन की मात्रा भी काफ़ी बढ़ गई है। इसी प्रकार से नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसमें भी बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। यह सब रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्री जल स्तर की जो वृद्धि है वह वर्ष 1961 की अपेक्षा 2003 में औसत रूप से 1.8 मिलीमीटर हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है। और पिछले 100 साल में अंटार्कटिका के तापमान में दोगुनी वृद्धि हुई है। ये बहुत चिंताजनक बात है। अंटार्कटिका हो या आर्कटिक क्षेत्र हो, ये ग्लेशियरों का भंडार है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और अगर एक बार उनका विनाश कायदे से शुरू हो गया, अभी भी विनाश हो रहा है लेकिन कायदे से शुरू हो गया, तो फिर जो समूची सृष्टि है यानी पूरी पृथ्वी, उसका डूबना तय है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु थे जो कि काफ़ी डराने वाले थे, लेकिन इससे डरना नहीं है, इससे हमें सबक सीखना है और इस दिशा में कारगर प्रयास करने हैं ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। इन्हें एकदम से बंद तो नहीं किया जा सकता, एकदम से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि विकास का जो क्रम है वो लगातार चलता है। तो इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ धीमा कर सकते हैं, थोड़ा इसका जो प्रभाव है उसको दूर ठेल सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। एक बात और है कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होता है। जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार के जो प्रभाव हैं वो सामने आते हैं। तो देख लीजिए, जलवायु के गर्म होने से मानव के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की जो संभावनाएं हैं वो बदतर हो जाती हैं। जलवायु का परिवर्तन कभी भी फायदेमंद नहीं होता, ये चीज़ें हमने पीछे देखी हैं। और जो गर्म लहरों की आवृत्ति है वो बढ़ जाती है। इससे मौसम में जो एकदम क्रिटिकल कंडीशन है वो पैदा होती है, चरम दशाओं का जन्म होता है। अब यहाँ पर WHO ने अपने अध्ययन में संकेत दिया था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने संकेत दिया कि बढ़ते तापमान के कारण अब मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। मलेरिया यानी मच्छरों से होने वाला रोग। तो मच्छरों की जो पैदाइश है उसके लिए अनुकूल दशाएं पैदा हो रही हैं। तापमान में वृद्धि, इसमें ज़्यादा तापमान में जब वृद्धि होगी तो मच्छरों की तादाद बढ़ेगी और इसमें मलेरिया वाले मच्छर भी हो सकते हैं। मलेरिया कैसे होता है? यह प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होता है, जो कि एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर के ऊपर निवास करता है और वह मच्छर जब काटती है तो उसके सहारे ये रक्त में प्रवेश करता है और मलेरिया फैलाता है। तो इस प्रकार से इसका वाहन होता है। इसी प्रकार से डेंगू भी है, उसके लिए अलग परजीवी है। तो फिलहाल इस प्रकार के मच्छरों का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा तो मलेरिया के मामले यहाँ बढ़ेंगे। WHO की ये रिपोर्ट है। इसके बाद नेपाल और भूटान जैसे देशों से पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, उनका आकलन किया गया। नेपाल और भूटान जैसे देशों में पहली बार इसका आकलन करके ये बताया गया कि इस प्रकार का भी असर देखने के लिए मिल सकता है। और जो तराई इलाके होते हैं वहाँ तो ये समस्या गंभीर है, इसीलिए वहाँ पर जापानी बुखार की भी दिक्कतें देखी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की भी जो तराई क्षेत्र है, जैसे कि गोरखपुर वाला क्षेत्र, वहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस क्यों फैलता है? क्योंकि मच्छरों की तादाद वहाँ ज़्यादा है। तराई क्षेत्रों में मच्छरों की जो समस्या है वो एक गंभीर समस्या है और उससे अनेकों संक्रामक बीमारियाँ फैलती हैं। इसके बाद WHO और IPCC के अनुमानों से, IPCC के बारे में आपने देखा और WHO के बारे में आप जानते ही हैं, तो इनके अनुमानों से ये पता लगता है कि स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो नकारात्मक ही ज़्यादा होते हैं, सकारात्मक बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब जो जलवायु परिवर्तन है इसके शमन की क्या नीतियाँ हो सकती हैं, कौन सी रणनीतियाँ हम अपना रहे हैं और कौन से प्रयास कर रहे हैं, इस पर जो है 18 अध्याय यहाँ पर निर्भर करता है। अध्याय 18 आपके सामने है और इसमें हम देखेंगे शमन की रणनीतियों को। लेकिन यह सब होगा अगले वीडियो लेक्चर में। शमन की जो रणनीतियां हैं उस पर चर्चा होगी और हम क्या प्रयास कर सकते हैं इस पर भी बात होगी। वह सब अगले वीडियो लेक्चर की बात है। इसमें इतना ही। इसमें हमने अपनी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो विनाशकारी प्रभाव थे उनको देखा और जाना। अब उसे रोकने का प्रयास ये हमारी जिम्मेदारी है। कैसे करना है यह आगे वाले वीडियो में समझाया जाएगा। किस प्रकार से हम इसमें योगदान दे सकते हैं, या जो अनेक देशों की सरकारें हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, यह सब कुछ हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।